दोस्तों भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापारी हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, यहाँ तक कि रिक्शे वाले से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज करता है। फोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा पैसे का लेन देन किया जाता है। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इसी तरीके से की जाती है। आपने देखा होगा बच्चे बच्चे भी पूछते हैं कि क्यूआर कोड दिखाओ। तो क्यूआर कोड के माध्यम से जब आप ट्रांजैक्शन को करते हैं, तो ऐसे में जब ऐसा ही दौर है, फोन पे का दौर है, पेटीएम का दौर है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का समय है, हर एक व्यक्ति इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करता है, पैसे का लेन देन करता है। तो उन व्यक्तियों को कानून की जानकारी होना भी जरूरी है। किस तरीके का कानून है, किस तरीके की लिमिट आपके अकाउंट पर लगाई गई है, कितने पैसों का आप लेन देन कर सकते हैं, ये सब जानकारी उन लोगों को होना जरूरी है। यानी कि आप ही को होना जरूरी है जो कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आपके घर कभी भी नोटिस आ सकता है। फिर आपको उसका एक्सप्लेन देना होगा, उसकी जवाबदेही देनी होगी, किस तरीके से आपने ट्रांजैक्शन की या आपने इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन किस तरीके से की। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अकाउंट पर लिमिट के बारे में जानने के लिए, कौन से अकाउंट पर कितनी लिमिट लगाई गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को नए रूल जारी किए गए हैं। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने नए रूल्स को जारी किया है, जिनकी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अकाउंट को जान लेते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का उद्देश्य होता है जिसमें आप अपने पैसे को सेव करके रखते हैं, उसी अकाउंट को सेविंग अकाउंट कहते हैं। आमतौर पर व्यक्तियों के यही अकाउंट होते हैं। दोस्तों दूसरा होता है सैलरी अकाउंट, जिसका मुख्य उद्देश्य है यदि आप किसी विभाग में कार्यरत है, आप कहीं पर काम करते हैं तो उसमें आपकी सैलरी आती है। इस तरीके अकाउंट को सैलरी अकाउंट कहते हैं। तीसरा होता है करंट अकाउंट। इसका उद्देश्य होता है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, ज्यादा से ज्यादा लेन देन इसी अकाउंट के द्वारा किया जाता है। तो जो सेविंग अकाउंट है उस पर जो आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं, उस पर 3 से 4% का ब्याज मिलता है, 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही जो आपका सैलरी अकाउंट है उस पर भी 3 से 4% का ब्याज मिलता है। लेकिन आपका जो करंट अकाउंट है जिसमें आप मैक्सिमम लेन देन करते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, उस पर कोई भी ब्याज बैंक की तरफ से नहीं दिया जाता। तो ये तो तीन अकाउंट हो गए। तीनों अकाउंट की जानकारी आपको होना जरूरी है। दोस्तों हम जानते हैं कि सेविंग अकाउंट के लिए कितनी लिमिट सरकार ने तय की है। तो नए रूल जो 1 अप्रैल 2024 को आए, उसमें सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट में जानते हैं। तो आप अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपए का लेन देन प्रतिदिन कर सकते हैं। एक दिन की सीमा कितनी है, 24 घंटे। 24 घंटे में आप 2.5 लाख रुपए का लेन देन अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। यदि आप इससे ज्यादा का लेन देन एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट में करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है। इसका एक्सप्लेन आपको देना पड़ सकता है, आपने किस तरीके का लेन देन किया, क्यों लेन देन किया। 2.5 लाख से यदि आपका अधिक लेन देन हो जाता है तो उस पर आपका टैक्स लगता है, आपको नोटिस जारी किया जाता है, उसका जवाब आपको देना होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप उस अकाउंट में तो आप 2.5 लाख रुपए की लेन देन उसमें एक दिन में कर सकते हैं। और आप अपने सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। यानी आपका जो बचत खाता है, जो सेविंग अकाउंट है जिसमें आप अपने पैसों को सेव करते हैं, उसमें आप एक साल में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। यदि आपका इससे अधिक लेन देन होता है तो आपके घर नोटिस आता है, आपको उसका एक्सप्लेन देना होता है किस तरीके से, क्यों आपने ऐसा लेन देन किया। तो आप लोगों को पता होना जरूरी है, जो आपका सेविंग अकाउंट है उस पर 10 लाख रुपए की लिमिट प्रति सालाना लगती है, यानी कि एक साल में 10 लाख रुपए का लेन देन आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके एक से ज्यादा अकाउंट है, कई सारे व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने एक अकाउंट यूनियन बैंक में खुलवाया, एक अकाउंट एसबीआई में खुलवाया, एक अकाउंट पीएनबी में खुलवाया, तो उनके 3 अकाउंट हो गए, तो उनकी 10-10 लाख की 30 लाख की लिमिट हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन तीनों अकाउंट की लिमिट को मिलाकर आपकी 10 लाख रुपए गिनी जाती है, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो हर एक अकाउंट में लिंक होता है, उससे आपकी जानकारियां निकाली जाती है, उससे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो आपकी लिमिट चाहे आप कितने भी सेविंग अकाउंट खुलवा ले, आपकी लिमिट 10 लाख रुपए सालाना होती है। आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकते। दोस्तों हम जानते हैं कि करंट अकाउंट के लिए कितनी लिमिट है। तो जो आपका करंट अकाउंट है जिसमें आप मैक्सिमम लेन देन करते हैं, उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए प्रति साल। एक साल में आप 50 लाख का लेन देन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं और एक साल में 10 लाख की शॉपिंग कर सकते हैं। यदि आप एक साल में 10 लाख से अधिक की शॉपिंग करते हैं तो आपको इसका भी नोटिस आ जाएगा, इसका आपको जवाब देना होगा, इसका आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपने क्यों शॉपिंग की, आपने किस जगह से सामान खरीदा, 10 लाख से अधिक की शॉपिंग आपने किस जगह से की है। तो ये सभी बातें आप लोगों को पता होना जरूरी है। दोस्तों एफडी में आप 10 लाख की एफडी कर सकते हैं, एक साल में आप 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ नए रूल थे जो 1 अप्रैल 2024 को लागू किए गए, जिनकी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप यदि नोटिस से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश के माध्यम से करें। 20,000 तक की ट्रांजैक्शन आप कैश के माध्यम से कर सकते हैं। बेवजह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चक्कर में ना पड़े। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां पर आपको जरूरत ना हो वहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रयोग करने से बचे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश का प्रयोग करें, जिससे कि आप नोटिस से, आप टीडीएस से, आप टैक्स से बच सके और आप किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन देने से बच सके। दोस्तों दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कभी भी मीडिएटर ना बने। यानी कि यदि कोई ए व्यक्ति है, उसे बी को पैसे देने हैं, तो यदि वो ए व्यक्ति बी को स्वयं पैसे नहीं देता तो वो एक सी को ढूंढता है। सी के माध्यम से वो बी तक पैसे पहुंचाता है। तो आपको कभी भी मीडिएटर नहीं बनना है, यानी कि आपको बीच वाला व्यक्ति नहीं बनना है। आपके आपको किसी से पैसे लेकर दूसरे व्यक्ति को नहीं देने हैं। आपके अकाउंट में भी उस अमाउंट की एंट्री हो जाती है, जिसका जवाब फिर आपको देना होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने इस व्यक्ति से लेकर उसे दिया था। तो आप किसी के भी बीच में मीडिएटर ना बने। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह के वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी बात करना चाहते हैं, किसी भी कानूनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।